आज हम भ्रूणीय परिवर्धन की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। भ्रूण का परिवर्धन, जैसे कि हमें पता है कि युग्मनज यानी जाइगोट के बार बार विभाजन से ही पूरे जीव का निर्माण इस अवस्था के दौरान हो जाएगा, और प्रारंभ में होने वाले कुछ विभाजन जिनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं उन्हें हम विदलन कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भ्रूणीय परिवर्धन की अवस्थाएं यानी जनरल स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी भ्रूणीय परिवर्धन की शुरुआत में कौन कौन सी ऐसी अवस्थाएं होती हैं। यदि हम सामान्य जाइगोट की बात करें तो जाइगोट में क्लीवेज होने के बाद में वह दो कोशिकीय स्थिति में चला जाता है। एक क्लीवेज अगर हुआ तो टू सेल स्टेज, दो कोशिकीय जो है वो अवस्था आ जाती है। दोनों में फिर एक और विभाजन होता है तो कौन सी स्टेज आ जाती है, वह चार कोशिकीय अवस्था आ जाती है। तो दो कोशिकीय, फिर चार कोशिकीय, फिर 8 कोशिकीय, फिर 16 कोशिकीय, फिर 32 कोशिकीय। इसी प्रकार से क्या होता है, युग्मनज जो है वो विभाजित करता रहता है। ध्यान रहे ये जो विभाजन है ये क्लीवेजेस है जिनमें की वृद्धि नहीं हो रही है, यानी जाइगोट का जो आकार था वही इस भ्रूण का आकार होगा और केवल कोरक खंड बनते जाएंगे जो कि आकार में पुत्री कोशिकाएं अगर बनती तो उनसे छोटे होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें, पहली अवस्था जो आती है उसे हम कहते हैं मोरुला स्टेज। मोरुला शब्द मलबरी यानी शहतूत के फूट से आया है। तो यदि हम इसको अच्छी तरह से देखें तो इसमें कोशिकाएं विभाजित होकर के एक ठोस गेंदनुमा आकृति बना देती है। तो एक कोशिकीय युग्मनज से विदलन की प्रक्रिया के द्वारा बहुकोशिकीय ठोस तथा गेंदनुमा आकृति बन जाती है। इस ठोस गेंदनुमा आकृति में जो ब्लास्टोमेयर्स हैं वो बाहर की ओर दानेदार उभरे होते हैं। यदि आपने शहतूत का जो फ्रूट होता है वो देखा होगा तो उसमें देखा है कि गोल गोल क्या होता है, इतना सा फ्रूट होता है काला सा, और उसमें दाने दाने उभरे रहते हैं। तो उन्हीं दानों की तरह ये कोशिकाएं बाहर की तरफ उभरी रहती हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, इसे तूतक भी कहते हैं। तूतक यानी मोरुला भी इसे कहते हैं। तो यह 8 से 16 कोशिकीय अवस्था को ही तूतक कहा गया है। कोरकखंड यदि 8 से 16 के बीच में है तो उसे क्या कहा गया है, मोरुला या तूतक। अब यहाँ पर ये मोरुला के बारे में हमने एक डायग्राम बना रखा है। ये ध्यान दें, बाहर की ओर जो ये संरचना है यह एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग है, लगभग ट्रांसपेरेंट कवरिंग है और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई है। इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, जोना पेल्लुसिडा। तो ध्यान रहे ये जोना पेल्लुसिडा सेकेंडरी oocyte जब ओवरी से आया था उसी समय जो है ये उसके अंदर उपस्थित थी। और ये कौन सी मेम्ब्रेन है, प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शियरी? ये एक प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है, क्योंकि इसको सेकेंडरी oocyte जब बना था तो oocyte ने ही अपने चारों ओर इसको स्रावित किया था। तो इसके अतिरिक्त इसमें कोरकखंड है जो लगभग 8 से 16 के बीच में होते हैं। तो इस पहली अवस्था को कहा जाता है मोरुला। इसके बाद भी विदलन की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, क्योंकि हम प्रोसेस देखेंगे, पहले आता है मोरुला, फिर आता है ब्लास्टुला और अंततः आता है गेस्ट्रुला। गेस्ट्रुला के अंत तक यानी तीसरी अवस्था के अंत तक क्या होता है, विदलन चलते रहते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो दूसरी अवस्था है ब्लास्टुला। तो अन्य सभी जीवों में इसे हम ब्लास्टुला कहते हैं, लेकिन मनुष्य तथा अन्य यूथेरियन तथा मेटाथीरियन में इसे हम क्या कहते हैं, इसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, ब्लास्टोसिस्ट, क्योंकि एक सिस्ट रूप में उपस्थित होता है। सिस्ट क्या होता है, जिसके चारों तरफ कोई कवरिंग हो, अंदर कोई सेल मास हो, उसे कहते हैं सिस्ट। तो यहाँ पर यह इस रूप में उपस्थित होता है, इसीलिए स्तनधारियों का जो ब्लास्टुला होता है उसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। तो यदि मनुष्य के परिवर्तन में देखा जाए तो जाइगोट के बाद अगली अवस्था कौन सी होगी, मोरुला, और मोरुला के बाद अगली अवस्था क्या होगी, सामान्यतः यहाँ हमने ब्लास्टुला लिख रखा है, लेकिन कौन सी होगी, ब्लास्टोसिस्ट, क्योंकि यूथेरियन मनुष्य के ब्लास्टुला को क्या कहा जाता है, ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। तो ब्लास्टोसिस्ट की संरचना क्या होती है, यह खोखली गेंदनुमा संरचना है। खोखली गेंदनुमा संरचना है जिसमें एक कोशिकाओं की परत चारों तरफ बाहर की ओर है और इन कोशिकाओं को कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स या पोष कोरक।
यानी ये वो कोरक खंड है जो पोषण प्रदान करते हैं, ये कोरक खंड पोषण प्रदान करते हैं। और दूसरी ओर है अंदर की ओर, यहाँ पर एक जो है वो सेल मास है, एक कोशिकाओं का समूह है जिसे अंतर कोशिका समूह या इनर सेल मास कहते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट की संरचना में जो इनर सेल मास है वही केवल क्या करेगा, उसी से भ्रूण का विकास होता है। लेकिन जो बाहर की ये जो कोशिकाएं हैं जिनको हमने कहा ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं या पोष कोरक खंड, ये पोष कोरक खंड जो है अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों के निर्माण में या विकास में सहायता करते हैं। तो अभी भी इस ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में भी इसके बाहर क्या है, ज़ोना पेलुसिडा उपस्थित है। ज़ोना पेलुसिडा बहुत ही इंपॉर्टेंट है रोपण की प्रक्रिया में, रोपण की प्रक्रिया में इसका बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है, जिसके बारे में हम अगले चरण में पढ़ने वाले हैं। तो यहां तक हमने देखा कि प्रारंभ में जब युग्मनज जो है विभाजित करता है, तो युग्मनज विभाजित करेगा, पहले क्या बनेगा, मॉरूला, फिर बनेगा ब्लास्टोसिस्ट, तीसरी अवस्था होगी गैस्ट्रूला। तो अभी हमने दो अवस्थाओं के बारे में पढ़ा, दो अवस्थाएं, और उसके बाद हम देखेंगे कि रोपण की प्रक्रिया कैसी होती है, क्योंकि इन दो अवस्थाओं के बाद रोपण हो जाता है और रोपण के बाद तीसरी अवस्था होती है जिसे हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रूलेशन। तो पहले मॉरूला, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट यहां उपस्थित होता है।